नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जिस तरीके से बिहार में जातीय जनगणना हुई उसके बाद से ही एक राजनीति जो है वो चरम सीमा पर है। उनका कहना है कि हमने जातीय जनगणना इसलिए कराई क्योंकि जो पिछड़े हैं, जो जातियाँ हैं, उनका हक मिल सके। राहुल गांधी और तमाम जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो भी खुलकर ये समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। तो सबसे पहले सवाल मेरा यही है कि इसमें किसको फ़ायदा मिल रहा है, आखिर खेल क्या है ये पूरा? पहले तो ये जातीय जनगणना नहीं है, ये सर्वेक्षण है, सर्वे है। जनगणना के साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती। दूसरी बात, ये आधा पका पकाया खाना है। इसमें ना आर्थिक पैमाने पर ना सामाजिक पैमाने पर कोई स्टडी की गई। इतना बढ़िया अवसर था, हमारी ही सरकार थी जिसने 500 करोड़ रुपए इसके लिए तय किए थे। तो 500 करोड़ रुपए गए कहाँ पर? एक शीट कागज़ की दे दी और वही जानकारी दे रहे हैं जो बिहार की जनता को, देश की जनता को पहले से पता है। क्या इससे पहले किसी को पता नहीं था कि 85% जो है वो तथाकथित पिछड़ी जातियों के हैं और अनारक्षित 15% है? तो इसमें नया ज्ञान क्या प्राप्त हुआ? और तीसरी बात, अगर जिसकी जितनी संख्या भारी ये पैमाना है राहुल जी का, तो उन्हीं के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। उन्होंने तो कहा था कि अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार होना चाहिए। तो चलिए, अब तो इस पैमाने पर अब तो हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है। तो क्या राहुल गांधी ये कहना चाह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों का कोई अधिकार ना हो संसाधनों पर? पहली बात। दूसरी बात, जातीय जनगणना पर कांग्रेस पार्टी को तो 100 चूहे खाकर बिल्ली हज पे चली वाला मामला है। जब इनकी सरकार थी 2011-12 में, इन्होंने सेंसस कराया था। 14 तक उसको क्यों जारी नहीं किया? 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उस समय पर अजय माकन से लेकर वहाँ के सारे मंत्रियों ने कहा कि कास्ट सेंसस नहीं करवाना है और उसको जारी नहीं करवाना है, ऑन रिकॉर्ड नेहरू जी का हवाला देते हुए। और आखिरी बात, अगर वो इसके प्रति इतने कमिटेड है, ओडिशा में बीजेडी की सरकार ने बोला हम कास्ट सर्वे कराते हैं, वहाँ पर कांग्रेस ने विरोध किया। कर्नाटका में 2013 से 18 के बीच सिद्धरामैया जी की सरकार है, वहाँ पे हो गया है। 2023 में है, अभी तक जारी नहीं किया। कांग्रेस पार्टी केवल डिवाइड एंड रूल की मानसिकता पर चलती है। हिंदू समाज को जातियों में बांटने के लिए ये सारा षड्यंत्र किया जा रहा है। बीजेपी को यहाँ नुकसान हो रहा है, इसीलिए बीजेपी इस पर बौखलाई हुई है। वो नहीं चाहती कि जो पिछड़ा वर्ग है वो आगे बढ़े, और वो नहीं चाहती कि जो जातियां हैं, जो अभी तक जिन्हें दबाया गया, कुचला गया, उनका हक मिल सके। इसीलिए बीजेपी विरोध कर। भारतीय जनता पार्टी जब से जन्मी है तब से लेकर आज तक जितने भी हमने मुख्यमंत्री बनाए, आपको पता है 30.9% हमारे मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से, इंक्लूडिंग मोदी जी जब वो मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस जब से जन्मी है और जितने मुख्यमंत्री, उनको तो ज़्यादा अवसर मिला, केवल 17% उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री जिसने पहली बार ओबीसी के रूप में शपथ ली और अपना टेन्योर, कार्यकाल पूरा किया और अब दूसरे कार्यकाल को पूरा कर रहा है, किसने दिया? कांग्रेस ने। एक भी ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं दिया, बीजेपी ने दिया। कांग्रेस ने ओबीसी कमीशन को, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस जिसको बोलते हैं एनसीबीसी, उसको संवैधानिक दर्जा हमने दिया, इन्होंने विरोध किया। राहुल गांधी जी के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 6 सितंबर 1990 को लोकसभा के पटल पर मंडल कमीशन आयोग को लागू करने का जो काम, वीपी सिंह की सरकार, हमारे द्वारा समर्थित सरकार थी, उसको रोकने का काम किया। 1979 में मंडल कमीशन आयोग की रिपोर्ट आ चुकी थी। हमने 77 में, जनता पार्टी आई थी, 77 में जनता पार्टी ने आदेश दिए थे, 79 में रिपोर्ट आ गई, पर तब तक उनकी सरकार चली गई। तो इंदिरा जी की सरकार आई। इंदिरा जी की 1980 की सरकार और राजीव जी की 1984 की सरकार ने 10 वर्षों तक मंडल आयोग की रिकमेंडेशन को लागू नहीं किया और 90 में तो इन्होंने विरोध किया जब वीपी सिंह ने किया। ओबीसी के अधिकार के लिए ये लोग हैं। हमारे 85 एमपी ओबीसी है 303 में से, मतलब 27%। हमारे 27 मंत्री ओबीसी है। हमारे 40% एमएलसी ओबीसी है। हमारे 30% सीएम ओबीसी है। हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी है। हम ओबीसी विरोधी। और जो कांग्रेस पार्टी, अच्छा, इनके पिछले 3 प्रधानमंत्री कौन रहे? मनमोहन सिंह, इससे पहले नरसिम्हा राव जी, अगर उनको गिनते हैं, पता नहीं गिनते नहीं गिनते, उससे पहले राजीव जी, उससे पहले इंदिरा जी इनके प्रधानमंत्री। कौन ओबीसी था इनमें से? ये क्या बोले जा रहे हैं? ये ओबीसी के शुभचिंतक कांग्रेस पार्टी ने सदैव ओबीसी समाज को, गरीबों को, पिछड़ों को, वंचितों को हमेशा उन्होंने उनका विरोध किया है और आज भी वही मानसिकता है। कोई उनके हक में नहीं है, अधिकार के लिए नहीं है वो।
बिहार के जो भी नेता हैं जो इंडी गठबंधन में शामिल हैं वो इसको बोल रहे हैं बहुत बड़ी सफलता है। गांधी जयंती पर हमने जाति जनगणना कराई, आंकड़े सामने आ चुके हैं। वहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि 17% ये है, ये है, ये है। तो जो जातियाँ निकल कर सामने आ रही हैं वहाँ पर हिंदू तो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे मुस्लिम 17% है, 15 लगभग प्रतिशत जो है यादव हैं, बाकी 14 से 15% यादव, बाकी और भी जो जातियाँ हैं वैसे ऐसे नज़र आ रही हैं। तो क्या अगर कल को हिंदू अगर वहाँ पर खड़ा हो जाता है कि भाई हम तो अल्पसंख्यक हो गए, क्योंकि जो जातियाँ हैं अगर आप ऐसे देखेंगे ब्राह्मण राजपूत है, तो क्या ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं ताकि आगे टकराव हो? हाँ, देखिए इसमें दो पहलू है। पहले तो मैं आपको बता दूं, इंडी गठबंधन इसको सेलिब्रेट नहीं कर सकता। आपको पता है टीएमसी का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि वो कास्ट सेंसस के खिलाफ है। मेरे पास न्यूज़ रिपोर्ट भी है। सौगत रॉय ने इंडियन एक्सप्रेस को बोला आप लगा देना इसको साथ में। उन्होंने कहा कि हम इंडी अलायंस का जो ये रेजोल्यूशन भी था लाने वाले थे कास्ट सेंसस पे, उसको उन्होंने रोका क्योंकि वो कहते हैं कि इससे समाज में बंटवारा होगा। अब ये लोग कहते हैं ना कि हम इसके खिलाफ है। टीएमसी तो ऑन रिकॉर्ड इसके खिलाफ है। क्या स्टैंड है इंडी गठबंधन का और कांग्रेस पार्टी का? उनको तो रिश्ता तोड़ देना चाहिए। दूसरा जो पहलू आपने बोला वो बिल्कुल सही है। आपको पता है कि वैसे तो ये लोग कहते हैं कि मुसलमानों को भी इंक्लूड करो ओबीसी में। सलमान खुर्शीद का बयान था ओबीसी के कोटे में से 4.5% कोटा मुसलमानों को दे दो, मतलब उससे तो नुकसान ही होगा। इनका ऑन रिकॉर्ड बयान था उनका। आज तक इन्होंने पसमानदा मुसलमानों की एक भी बात नहीं की, जो 85% है मुसलमानों की कम्युनिटी का, जो पिछड़े माने जाते हैं। परंतु हिंदू समाज में अगर आप देखेंगे, चाहे चुनावी विश्लेषण हो टीवी पर या ये पार्टियों का, हिंदू को, तमाम हिंदू समाज को बांटने के लिए ब्राह्मण, अगड़ा, पिछड़ा, राजपूत, दलित, एसटी, ये सारी जो जातियों को विभाजन करने का काम करते हैं ये लोग ही करते हैं, ताकि हिंदुओं को बांटो और मुस्लिम वोट बैंक को साधो। हिंदू को दो गाली और मुस्लिम वोट बैंक की लो ताली, ये इनका गठबंधन का नैरेटिव है। और इसीलिए आपने देखा होगा पहले इन्होंने सनातन धर्म को गाली देना शुरू किया मुंबई मीटिंग के बाद, हिंदू को गाली देना शुरू किया, फिर हिंदू में जाति के नाम पर, अन्य नाम पर बंटवारा हो, महिलाओं के बीच में भी बंटवारा हो जाए, अगड़ी, पिछड़ी, शहरी, ग्रामीण, ये करके महिला आरक्षण को भी बांटने का काम किया। और हर जगह बांटते बांटते अब तो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी ये भी अपनाई है कि तथाकथित सवर्ण जातियाँ जो है उसमें भी विभाजन। इसीलिए मनोज झा जी का जो कैलकुलेटेड स्टेटमेंट ठाकुर के खिलाफ, रामचरितमानस पर पोटेशियम साइनाइड कहना, तिलक लगाने वाले लोगों ने गुलामी की इस देश पर, इस प्रकार के वक्तव्य भी आते। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि यदि इन चीज़ों से एग्री करते तो ममता बनर्जी क्या इससे इत्तेफाक रखती हैं? वो बताएं आकर। ये हिंदू को बांटो और वोट बैंक को साधो वाली स्ट्रैटेजी है। तो ये बिहार में ये चीज़ें जो की गई हैं, कहीं ना कहीं बिहार को फिर से जातिवादी की आग में झोंकने का काम किया गया है, फिर से उसका बंटाधार होगा। देखिए एक सिंपल सी बात है, ये लोग कहते हैं ना कि ये सामाजिक न्याय की क्रांति चला रहे। दोनों मिलकर, नीतीश जी और लालू जी मिलकर 33 वर्ष तक बिहार पर राज करते रहे, और 33 वर्ष के बाद आज भी यदि ये सारे लोग पिछड़े ही हैं तो इसका सीधा सीधा जिम्मेदारी लेने का काम इन्हीं को करना चाहिए। भाजपा का तो कोई भी मुख्यमंत्री नहीं हुआ है बिहार में, कांग्रेस तो वर्षों से नहीं है। कांग्रेस हालांकि इनकी जो है एक प्रकार से वो कहते हैं ना कि बैसाखी बनकर बैठी हुई है। तो ये कांग्रेस और ये दोनों तथाकथित सामाजिक न्याय के पुरोधा बताए कि इनके 33 वर्ष के शासन के बाद बिहार की जनता और खास करके ये वर्ग और पिछड़ा हो गया। तो इसके लिए तो इनको नैतिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए। और जिसकी जितनी संख्या भारी, अगर यही पैमाना है तो नीतीश जी की कितनी संख्या है वो जरा आंकड़ों में पता चल रहा है। अभी तो 15 साल से वहाँ पे मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मुस्लिम मुख्यमंत्री होगा बिहार में, वो तय कर ले, वो तो किसी को भी बना सकते हैं, वो तो इटली से भी ला सकते हैं, उनको तो कोई भी कुछ रोक थोड़ी है उन पर। अभी तो सिर्फ मानसिकता ये है उनकी कि किस प्रकार से हिंदुओं को बांटा जाए, महिलाओं को बांटा जाए, समाज को बांटा जाए, और किसी प्रकार से मोदी घृणा में, चाहे वो भारत की घृणा क्यों ना हो जाए, भारत के समाज को क्यों ना बांटा जाए, बांट कर रूल करो। डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों ने पॉलिसी सिखाई थी, आज तक वो करते आ रहे हैं। पहले देश को बांटा उन्होंने धर्म के आधार पर, फिर भाषा के आधार पर, अब जाति के आधार पर। तो आपने देखा कि किस तरीके से जातीय जनगणना पर हमने जो भी सवाल थे उस पर हमने चर्चा की बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। अब ज़्यादा से ज़्यादा एक जो आखिरी सवाल है उसका भी जवाब चाहेंगे छोटा सा। तो बीजेपी क्या आने वाले दिनों में
जो जातीय जनगणना है उसके खिलाफ विरोध में ही रहेगी, या फिर बीजेपी भी देश भर में जातीय जनगणना करवा सकती है, क्योंकि ऐसा विपक्ष का आरोप है? देखिए, हमने तो कभी विरोध किया ही नहीं है। बिहार की असेंबली में जब पारित हुआ तो सर्वसम्मति से पारित हुआ और हमारी सरकार ने 500 करोड़ रुपए आवंटन किए कि इसको करवाना है सर्वे को। हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में जमा है। जो आज किया जा रहा है वो जातीय सर्वे है और वो जातीय सर्वे आर्थिक और सामाजिक जो पैरामीटर्स है उसके ऊपर क्यों नहीं किया गया, और अब इन्होंने कर दिया, सर्वे कर दिया। ये तो जानकारी सबके पास थी। मैं पूछना चाहता हूँ जदयू के नेता से कि जितनी जिसकी संख्या भारी इस पैमाने पर, अब बता दीजिए कि आप क्या वहाँ पर राजनीतिक आरक्षण देंगे ओबीसी समाज को? देंगे? उसके ऊपर तो कोई जवाब नहीं मिल रहा। देने की हैसियत है तो दे देना चाहिए, क्यों नहीं दे रहे? SC ST समाज को आरक्षण होता है पॉलिटिकल सीट्स पर, आपने संख्या EBC OBC की जान दी, तो अब बताइए ना कि देंगे कि नहीं देंगे? ये क्यों नहीं जवाब दे रहे? इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि इनकी मंशा है ही नहीं कोई भी चीज़ करने की। ये मूलतः OBC विरोधी लोग हैं और आज केवल भटकाने का और भ्रमित करने का। एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अभी राहुल गांधी हर जगह कहते हैं कि OBC सेक्रेटरी केवल 3 है 90 में से। ये इनको इतना नहीं पता कि जो OBC सेक्रेटरी बनाने की जो व्यवस्था आई ऑल इंडिया सर्विसेज में, वो 92 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई, लागू हुई 95-96 से। इसका मतलब 95 से पहले जो भी है उसमें कैटेगराइजेशन नहीं था, SC ST का था, OBC का नहीं था। तो मान लीजिए आज की तारीख में जो सेक्रेटरी बनते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनकी एम्पैनलमेंट का कंडीशन है कि कम से कम वो 92 बैच के पहले से हो, 91 बैच के, 90 बैच के, 89, तभी वो सेक्रेटरी आज बन सकते हैं। उसमें कैसे वो रिफ्लेक्ट होगा OBC? 2004 से 14 एक भी OBC सेक्रेटरी नहीं था। तो कहने का मकसद ये है कि इस प्रकार से देश को भ्रमित करना। और वही जॉइंट और एडिशनल सेक्रेटरी UPA के ज़माने में 3 थे, 2 या 3 थे, आज 63 है। तो कैसे हो गए 63? तो इसीलिए ये केवल झूठ फैलाना, केवल लोगों को भ्रमित करना, और खुद कांग्रेस पार्टी बाकी सब छोड़ दो, हम OBC विरोधी बताते ना। मैं आपके राजधर्मा चैनल पे, आपके चैनल पे एक चुनौती देता हूँ। अगले चुनाव में 2024 में NDA के प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में नरेंद्र मोदी अर्थात OBC समाज के व्यक्ति है। इंडी गठबंधन अपना चेहरा बता दे, प्रधानमंत्री से बढ़ के कोई पोस्ट हो सकती है? सारे संसाधन उन्हीं के कंट्रोल में होते हैं ना। कांग्रेस तो यही कहती है ना, 1 मैन इज़ रनिंग शो, ये सब वही उनका नैरेटिव होता रहता है। तो हमारे यहाँ से तो OBC है, आप अपना बता दो। तो राहुल गांधी को ये खुली चुनौती है। राहुल गांधी बोल ही नहीं सकते, उनके तो मन में खुद के लड्डू फूट रहे हैं। ममता दीदी के मन में अलग उनके लड्डू फूट रहे हैं, केजरीवाल के अलग लड्डू फूट रहे हैं। तो ये कौन से, ये OBC नहीं, नीतीश जी तो चलिए मान लेंगे, परंतु उनके मन में कौन से OBC के प्रति प्रेम है? उनको बोलो ना OBC समाज का प्रधानमंत्री डिक्लेयर कर दो अपना। हम लोगों ने तो डिक्लेयर किया हुआ है, मोदी जी हमारे। आप कौन सा, आप कह रहे हैं ना OBC की लड़ाई, जितनी जिसकी संख्या भारी, तो उसी पैमाने पर डिक्लेयर कीजिए आप अपना कौन है चेहरा। इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान आ चुका है, तो इस पर भी बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि अगर आबादी की बात की जाएगी तो ऐसे हिंदू भी आगे आकर हक लेगा, और सबसे ज़्यादा हिंदुओं की संख्या है। मैं वही कह रहा हूँ ना, शुरुआती दौर में वही मैंने पूछा कि मनमोहन सिंह जी का बयान कि अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार होगा संसाधनों पर, अब राहुल जी क्लियरली कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी गलत थे और संख्या के हिसाब से क्योंकि तय करना है। हालांकि संविधान संख्या नहीं सिद्धांत पर तय होता है, इसीलिए चाहे संख्या किसी की एक भी क्यों ना हो, उसको भी उतना ही अधिकार है जितना कि 1 लाख वाली संख्या का। पर क्योंकि राहुल जी का नया संविधान चल रहा है उनके मन में, तो उनसे पूछ लीजिए कि इसी पैमाने पर फिर जो 80% है इस देश में, उन्हीं का अधिकार होगा ना सब संसाधनों पर। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कि योग्यता के आधार पर अभी तक अगर किसी को हक मिलता था, किसी को आगे बढ़ने का मौका मिलता था, तो ये योग्यता के आधार पर। लेकिन अब जातीय जनगणना के बाद एक नया नैरेटिव जो है वो सेट किया जा रहा है कि जिसके जितनी आबादी उसका उतना हक। अब इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान आ चुका है और इस वक्त हमने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता से भी चर्चा कर ली है। तो एक तरीके से बिहार को जो जातिगत जो राजनीति है उसमें झोंकने का काम चल रहा है। जो राजनीतिक मंशा है उसके लिए एक सर्वे भी करा दिया गया है, लेकिन असली जो खेल है वो कुछ और ही है। यहाँ पर किसी का हक दिलाना या पिछड़ों को आगे लेकर आना मकसद नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मंशा है।